आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम आज देखेंगे संख्याओं और अक्षरों पर मूल संक्रियाएं, यानी संख्याओं और अक्षरों पर सम्मिलित रूप से मूल संक्रियाएं किस प्रकार से लगती हैं। अभी तक हमने जितनी भी मूल संक्रियाएं देखी थी, चाहे वो जोड़ की हो, घटाने की हो, गुणे की हो या भाग की हो, वो अभी तक हमने सारी ही संक्रियाएं संख्याओं पर देखी थी मूल रूप से। जैसे जब संख्याओं को जोड़ते थे, चाहे वे प्राकृतिक संख्याएं हो या वो पूर्ण संख्याएं हो या वे पूर्णांक संख्याएं हो, वहीं पर अभी हमने जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग देखा, उन पर लगने वाली विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज देखी। लेकिन अब चूंकि हम बीज गणित में आ गए हैं, तो बीज गणित में हमें जो भी चीजें करनी है उसमें अक्षरों को साथ में अवश्य रखना है। माने बीज को साथ में अवश्य रखना है, अक्षर संख्याओं को साथ में अवश्य रखना है। तो उसी क्रम में हम देखेंगे संख्याओं और अक्षरों पर मूल संक्रियाएं। सबसे पहली हमारी मूल संक्रिया जो है वो है योग की या जोड़ने की। योग या जोड़ने की मूल संक्रिया हमारी सर्वप्रथम संक्रिया होती है। तो हम इसमें से कुछ जो चार्ट्स आपकी बुक में दे रखे हैं, अगर आप उस हिसाब से देखना चाहें तो पहले वैसे समझ लेंगे, फिर हम सारी चीजों को आसानी से आपको समझा देंगे, क्योंकि वो समझ में वहां पर भी वैसे ही आ जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तरफ संख्याओं का चार्ट बना हुआ होता है आपकी किताब में, और दूसरी तरफ उसमें लगने वाले जो भी संक्रियाएं हैं उसके पश्चात आने वाला जो योगफल है उसके बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं दो संख्याओं को जोड़कर, जैसे 7 में 3 को अगर हम जोड़ दें, या यूं लिखेंगे 7 और 3 का योग करना है, तो इसको किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, 7 + 3। इसी तरीके से, यानी कि बस प्लस का साइन लगा के इस चीज को लिखना है। अब हम प्रदर्शित करेंगे x और 5 के योग को कैसे दिखाएंगे, x + 5। इस तरीके से हम दिखाएंगे। अगर दो अक्षर दे रखे हो, जैसे x और y का योग, तो किस प्रकार से डिनोट किया जाएगा, x + y। इस प्रकार से हम दिखाना चाहें तीन अक्षरों का योग, a, b और c का योग किस प्रकार से डिनोट किया जाएगा, तो a में जोड़ देंगे b को और b में जोड़ देंगे c को, तो तीनों का योग आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अब हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज देखते हैं जो आपकी किताब में अभी नहीं दे रखी है, लेकिन आप जान लीजिए उसे। जैसे आप संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको पता है ये भी एक संख्या है और ये भी एक संख्या है, ये दोनों एक ही कुल का मतलब है कि एक ही समूह की चीजें हैं या एक ही समूह की संख्याएं हैं, तो इन दोनों का योग हम फाइनली लिख सकते हैं 10। परंतु जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी कि एक संख्यांक है और एक है अक्षर संख्या, तो इनका जो योग है वो फाइनली योग कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो योग बिल्कुल यही है जो लिखा हुआ है, बस इसी प्रकार से ये लिखा रहेगा। इसका योग करने पर इतना ही उत्तर आएगा, न कि इसे जोड़कर हम गलती से भी ये लिख देंगे, जैसा कि जनरली लिख दिया जाता है या बच्चों से गलती हो जाती है, वो इसे जोड़कर 5x लिख देते हैं। लेकिन 5x इसका योग नहीं होता है, ये तो इसका गुणनफल होता है, तो इसका योग सिर्फ x + 5 ही रहेगा। इसी तरीके से हम x और y का योग देखते हैं। जब x और y का योग करते हैं तो यहाँ पर भी x और y को सिर्फ बीच में प्लस लगाकर एक साथ लिख देते हैं। इसके बाद जब a b c का योग देखते हैं तो a अलग है, b अलग है, c अलग है, यानी इनमें भी योग होगा नहीं, सिर्फ इनको प्लस लगाकर वैसे ही रख दिया जाएगा, और इनका जो योग का स्वरूप है वो बस इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। योग होने का ना होने का मतलब यह है कि इनका फाइनल उत्तर जो है वो कोई एक संख्या में नहीं आएगा, एक संख्या में नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ ये इसी प्रकार से डिनोट कर दिया जाएगा, प्रदर्शित कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आइए कुछ और उदाहरणों से इस चीज को समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास 2 कप हैं और 2 प्लेटें हैं, आपके पास 2 कप हैं और 2 प्लेटें हैं और उनको आपको जोड़ना है, तो अगर आप इनको जोड़ना चाहें तो क्या जोड़ेंगे, आप यूं ही लिख देंगे कि 2 कप + 2 प्लेट, बस इसका फाइनल उत्तर यही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 2 कप हैं और 5 कप मेरे पास हैं, तो आपके पास कुल कितने कप हैं, तो आप तुरंत क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों कप की बात हो रही है, दोनों बार कप की बात हो रही है और कप एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, 2 और 5 को जोड़ देंगे और आप कह देंगे हम दोनों के पास कुल मिलाकर 7 कप हैं। कितने कप हैं, 7 कप। यानी जब आपने इन्हें जोड़ा तो आपने ये देखा कि क्या ये एक फैमिली के हैं या नहीं, आपने जैसे ही देखा कि ये कप की फैमिली के हैं, आपने तुरंत उनकी संख्याओं को जोड़ दिया। इसी प्रकार से जब आपने देखा कि इनकी फैमिलीज अलग अलग हैं, यानी एक तो कप की फैमिली का है, एक प्लेट की फैमिली का है, तो आप इनको जोड़ने में सफल नहीं हो सके। ठीक इसी प्रकार से ये संख्याओं की फैमिली का है और ये है अक्षरों की फैमिली का, तो इन दोनों को जोड़ना संभव नहीं है।
ये दोनों ही अक्षरों की फैमिली के हैं, लेकिन ये एक्स परिवार को सूचित कर रहा है और ये वाई परिवार को सूचित कर रहा है, यानी इनके परिवार अलग अलग हैं, तो इसको भी हम जोड़ नहीं सकते। यहाँ पर तीनों के परिवार अलग है, ए का अलग, बी का अलग, सी का अलग, इनको भी हम नहीं जोड़ सकते। लेकिन यहाँ से आप ये समझ सकते हैं, अगर वहां पर परिवार एक जैसे हो जाए, जैसे कि ये 2A लिखा हो और यहाँ पर कह दें ये 3A लिखा है, तो आप देख सकते हैं, आप तुरंत कप की तरीके से इसे जोड़ सकते हैं। जब 2 कप थे और 5 कप थे, आपने जोड़कर 7 कप कर दिए। ठीक उसी तरह से जब ये 2A है और ये 3A है और इन दोनों को जोड़ना है, तो 3 और 2, यानी इनका जो 2 और 3 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5A हो जाएगा। इससे आप एक संकल्पना और विकसित कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या कि जब हम जोड़ते हैं तो उसमें हमें इससे मतलब नहीं होता है, ये जो अक्षर लिखा होता है इससे कोई लेना देना नहीं होता है। लेना देना किससे होता है, इसके अक्षरों के आगे लिखी हुई संख्या से, अक्षरों के सामने लिखी हुई संख्या से, अक्षरों के सामने लिखी हुई संख्या से। संख्या की अक्षरों के साथ लिखी हुई संख्या, इसका क्या होता है, इसे कहते हैं इसका कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट यानी कि कोफिशिएंट। अब इसके बारे में हम आगे आके जानेंगे कि 2A और 3A लिखा था तो हमने तुरंत जोड़ दिया, 5A कर दिया। एक और उदाहरण इसी प्रकार से देखते हैं। जैसे आपके पास मैं कहूं कि गांव में एक व्यक्ति के पास 2 गायें हैं और दूसरे के पास 5 गायें हैं, तो आप कहेंगे कि उन दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी गायें हैं, तो 2 + 5। चूंकि आपने देखा दोनों एक ही फैमिली की बात हो रही है, गाय की बात हो रही है, गाय है, तो दोनों गायें आपस में जुड़ जाएंगी और ये 7 गाय अल्टीमेटली हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहता है एक व्यक्ति के पास 2 गाय और 5 भैंसे हैं, तो क्या आप इनका योग करके कुछ एक पद में निकाल पाते हैं? मेरे प्यारे साथियों, इनका योग बस इसी प्रकार से लिखा रहता है और इसको हम बदल नहीं पाते। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी ये कॉन्सेप्ट हमने योग में लगाया, ठीक इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हम अंतर में भी लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सारी संख्या यही लिखी रहने देते हैं, हम क्या करते हैं, बस इसमें जो संक्रिया है उसे बदल देते हैं। जैसे जब हम अंतर करते हैं, अभी हम योग कर रहे थे, अब हम बात करेंगे अंतर की। अब हम बात करेंगे अंतर की। जब हम अंतर की बात करेंगे तो 7 और 3 का यहाँ पर क्या लिख लें, अंतर। किस प्रकार से अंतर होगा, 7 और 3 का अंतर हो जाएगा 7 - 3। x और 5 का अंतर हो जाएगा x - 5। x और y का अंतर हो जाएगा x - y, माने x में से y को घटाने पर, x में से y को, जो बाद में लिखा है उसी को तो घटाना है पहले वाले में से, x में से y को घटाना है यानी x - y। 7 में से 3 को घटाना है यानी 7 - 3। तो इस तरीके से देखिए, अब फिर से आप वही चीज कर सकते हैं। क्या 7 में से 3 को घटाया जा सकता है? अब आप इस जवाब को देने में सक्षम हो गए हैं। अगर हम 7 में से 3 को घटाएं, मतलब क्या हुआ, ये भी संख्या है और ये भी संख्या है, ये दोनों संख्या की फैमिली के हैं, इसलिए उन दोनों को घटाया जा सकता है। और 7 में से 3 को घटाने पर हमारे पास उत्तर आ जाएगा 4। अब यहाँ पर ये x लिखा है और ये 5, x में से 5 को क्या घटाया जा सकता है? आप तुरंत कह देंगे नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि x अलग फैमिली का है, ये अक्षरों की फैमिली का है और ये संख्याओं की फैमिली का है। इन दोनों को आपस में नहीं घटाया जा सकता, इसलिए ये ऐसे ही लिखे रहेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं x - y, क्या इन दोनों की फैमिली सेम है? जरूर ये अक्षरों की फैमिली के हैं, लेकिन इनके परिवार अलग अलग हैं। परिवार अलग का मतलब क्या हुआ कि ये x परिवार का है और ये y परिवार का, तो इन दोनों को भी आपस में घटाया नहीं जा सकता है। सिर्फ इसी प्रकार से लिखे रहेंगे। इनको घटाना है तो ये इसका उत्तर ऐसे ही लिखा रहेगा x - y। मेरे प्यारे साथियों, अब आइए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था 2 कप और 2 प्लेट थे हमारे पास, 2 कप थे और 2 प्लेट थी। अब हम कहें कि 2 कप में से 2 प्लेट घटा दो, तो क्या कुछ आप कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। ये चीज ऐसी लिखी रहेगी क्योंकि कप अलग फैमिली का है और प्लेट अलग फैमिली की। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 2 कप में से 2 कप घटा दीजिए, यानी 2 कप आपके पास थे, उसमें से 2 कप घट गए, तो आपने 2 ही थे और 2 घट भी गए, तो यानी कि आपके पास कितने कप बचे? 0 कप बचे। या इसका उत्तर आ गया 0। देखा ना कि एक फैमिली की चीजें ही आपस में जुड़ सकती हैं या एक फैमिली की चीजें ही आपस में घट सकती हैं। यहाँ पर इस चीज को ध्यान से देखिएगा और इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद इनको समझने के बाद हम आ जाते हैं तुरंत, इसके बाद हम आ जाते हैं गुणा वाले कॉन्सेप्ट पे। जब हम गुणे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कि हमारा तीसरा या तीसरी मूल संक्रिया है गुणा। जब तीसरी मूल संक्रिया देखते हैं गुणा, तो यहाँ पर इधर तरफ हम लिखते हैं जो भी संख्याएं हैं या जो भी अक्षर हैं, और यहाँ पर लिखते हैं उनकी गुणा क्या हो, उनका गुणनफल क्या आएगा। जब ये देखेंगे तो फिर से हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 और 4, यानी पहले संख्याएं ही लेते हैं, संख्याएं और अक्षर दोनों ही ले सकते हैं। पहले संख्या लेते हैं तो 2 × 4, 2 × 4 इनकी गुणा, और फिर x और 4 लेते हैं, यहाँ पर x × 4। इसके बाद हम देखते हैं
4 और x लेते हैं, 4 और x, ये क्या हो जाएगा 4 गुणा x। इसके बाद हम क्या लेते हैं x और y, x और y, ये x गुणा y। इसके बाद हम जो लेंगे वो है 0 के साथ अगर गुणा करेंगे, एक बार 0 से गुणा करके भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि 0 के साथ जब किसी भी संख्या की, चाहे वो बीजगणित में हो या अंकगणित में हो, उसकी गुणा की जाए तो उत्तर सदैव शून्य ही रहता है। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 की गुणा जब 4 से की जाएगी, 2 की गुणा जब 4 से की जाएगी तो हमें पता है ये उत्तर आ जाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि एक ही फैमिली के हैं और आसानी से गुणा हो जाएंगे। लेकिन जब इनकी गुणा हम करेंगे x और 4 की, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा आप मेरे प्यारे साथियों देखिए, इसमें सिर्फ हम इसी प्रकार से लिख देंगे x × 4, या इसको बदल कर लिखा जा सकता है क्रम में करके, 4 पहले आ जाएगा और x बाद में आ जाएगा 4x। इसी प्रकार से आप ये देख रहे हैं 4 गुणा x, 4 गुणा x को भी हम क्या लिख सकते हैं 4x। अगर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इनके बीच में गुणे का चिन्ह है। ये x गुणे y है, आप बताइए क्या लिखें xy, और ये x गुणे शून्य है, शून्य के साथ किसी की भी गुणा उत्तर शून्य। यानी ये गुणनफल का नियम हो गया आपका कि किस प्रकार से इनको हम गुणा कर सकते हैं। और गुणा करने का मतलब होता है उसको बारंबार रूप से जोड़ना, यानी बार बार जोड़ना। यानी 2 को अगर 4 से गुणा कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि 2 को हम 4 बार जोड़ दें, 2 को हम 4 बार जोड़ दें। अगर हम x को 4 बार गुणा कर रहे हैं तो यानी x को 4 बार हम जोड़ दें। अगर हम x को 4 बार जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं अब x x x x ये आपस में जुड़ सकते हैं। क्यों जुड़ सकते हैं? क्योंकि ये सारे एक ही परिवार के हैं, ये x ही फैमिली के हैं, और ये 1x + 1x + 1x + 1x, यानी 1 1 2 और 1 3 और 1 4, मतलब उत्तर कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं जब हम 4 में x को जोड़ें, 4 और x यानी 4 बार x को जोड़ना है, 4 और x यानी 4 बार x को जोड़ना है। बात फिर से वही आएगी x + x + x + x, 4 बार x को जोड़ना है तो फिर से उत्तर कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे x और y, x और y को जब जोड़ रहे हैं यानी x को y बार, x को y बार, y बार कितना है ये हमें पता नहीं, यानी y बार का मतलब क्या है x एक बार होता 2x होता, 2 बार होता 2x होता, 3 बार होता 3x होता, 4 बार होता 4x होता। इसी प्रकार से y बार होगा तो yx होगा या xy होगा, yx होगा या xy होगा। इस पर इसके बाद हम देखते हैं 0 से गुणा करने पर उत्तर 0 आ जाएगा, और इस तरीके से ये गुणा वाली जो संक्रिया है आपकी ये भी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं भाग की संक्रिया, किस प्रकार से जो बीजगणित है उसमें भाग की संक्रिया का प्रयोग किया जाता है। बीजगणित में भाग की संक्रिया को समझना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, जैसे वहां पर हम भाग करते थे वैसे ही यहाँ पर भाग को कर सकते हैं। जैसे संख्या का भाग करेंगे तो 4 और 2, 4 और 2 यानी 4 को 2 से भाग लेंगे, 4 को 2 से भाग देंगे तो 4/2 हो जाएगा, जिसका उत्तर 2 आ जाएगा। अगर हमसे कहा जाए कि 4 को x से भाग दीजिए, 4 को x से भाग दीजिए, तो हम क्या करेंगे 4 को भाग देना है x से, अर्थात 4/x लिख देंगे। क्या इसे सॉल्व किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके परिवार बदल गए, इनकी फैमिलीज बदल गई। जब फैमिलीज बदल जाएंगी तो इनमें कोई भी प्रकार की मूल संक्रिया नहीं लग पाएगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं x को y से भाग देना है, x को y से भाग देना है। x को जब y से भाग देने की बात आएगी तो x भाग y लिखेंगे, इसका मतलब अंत में ये लिख देंगे x/y, और यही इसका फाइनल भागफल हो जाएगा। यही इसका फाइनल क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा, और यहीं पर से ये भाग समाप्त हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगर हमें कहा जाए, ठीक है ना, इतनी बातें काफी हैं, यहाँ तक कि आप चीजों को समझ गए होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और जब इन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए अब हम बढ़ते हैं आपकी पुस्तक में दिए गए प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हमें आपको प्रयास कीजिए वाले प्रश्नों के बॉक्स में कुछ चीजें दे रखी हैं, प्रयास कीजिए वाले प्रश्नों के बॉक्स में कुछ चीजें दे रखी हैं, उनको हल करते हैं। अगर उससे पहले आप देखें तो ध्यान दीजिए, में भी कुछ टॉपिक आपको दे रखे हैं, कुछ चीजें आपको दे रखी हैं, तो ध्यान दीजिए। में जो आपको सबसे पहली चीज बताई गई है वो कहा गया है कि मतलब यही चीज बताई गई थी कि 4 गुणे x जो लिखा था उसको 4x लिखा जा सकता है, और x गुणे या 5 गुणे y को 5y लिखा जा सकता है। यानी बीच में गुणा का चिन्ह नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि अगर इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका अर्थ ये होता है 4 गुणा x। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसका अर्थ ये होता है 5 गुणा y। ये ध्यान दीजिएगा, पहला वाला वो कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है एक्स वाई का अर्थ x गुणे y, बिल्कुल यही वाला चीज है। एक्स वाई लिखा हुआ है यानी x और y के बीच कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका अर्थ हो गया x गुणे y। जो तीसरा पॉइंट दिया गया है वो 1 गुणे x को 1x ना लिखकर केवल x लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। जनरल कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं कि 1 गुणा x अगर आपका आंसर आता है तो वो 1x ना लिखकर, यानी आना तो 1x ही है लेकिन इसको 1x ना लिखकर x लिखा जाता है। इसका मतलब हम ये भी जान सकते हैं कि x का मतलब
होता है 1 टाइम x, माने 1x। अगर हमें 2x को जोड़ना हो, माने x और x को हम जोड़ें, x और x को जोड़ें तो हम किन्हें जोड़ रहे होंगे, 1x और 1x को, जिनका फाइनल उत्तर आ जाएगा 2x। अगर हम इस प्रकार से जोड़ें, 2x में हमसे कहा जाए x को जोड़ दो, तो यहाँ पर x का मतलब पता है क्या है, 1x, तो 2 में 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3x। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियरली आसानी से समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट दे रखा है a डिवाइडेड बाई b, तो इसका मतलब होता है a अपॉन b, जहाँ b 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर b 0 हो जाएगा तो मैंने आपको बताया है किसी भी संख्या को 0 से भाग देना परिभाषित नहीं है। ये पिछले वीडियोस में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, आप वहां पर जाकर इन चीजों को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से कहने का मतलब ये है कि अगर a भाग b दिया गया है तो a अपॉन b होगा, जहाँ b जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि b 0 हो जाएगा तो a अपॉन 0 हो जाएगा, जिसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से अगर b भाग a लिखा है तो यहाँ पर b अपॉन a हो जाएगा, और यहाँ पर क्या नहीं 0 होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसके हर में 0 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड में चला जाएगा। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट दे रखा है, वहां पर 5वें पॉइंट में एक चीज और इसमें दे रखी है। इससे पहले जरा हम इसे भी देख लेते हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। जैसे कि ये दोनों चीजें दे रखी हैं, तो इसका जो भागफल आ रहा है वो a अपॉन b आ रहा है और इसका b अपॉन a आ रहा है, यानी ये दोनों भागफल आपस में समान नहीं है। ये दोनों भागफल आपस में समान नहीं है, तो a भाग b बराबर नहीं है किसके, b भाग a के। a भाग b बराबर नहीं है b भाग a के, या हम यूं कहें कि a बटे b, कि जो a बटे b है वो बराबर नहीं है, किसके नहीं बराबर है, b अपॉन a। बिल्कुल सीधी सी बात है, जैसे आप एक संख्या के रूप में ले लें, 4/2 लिख लें और इधर 2/4 लिख लें, क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? ये 2 1 कम 2, ये 2 दूनी 4, यानी ये उत्तर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो जब ये भी बराबर नहीं है, उसी प्रकार से बीजगणित में भी जो अक्षर संख्याएं हैं उनका भी भाग इस प्रकार से समान नहीं है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि क्रम विनिमय, यानी क्रम का मतलब ये हो गया जब अंश को हर में कर दिया और हर को अंश में कर दिया तो ये चीज लागू नहीं हो रही है। तो इसमें एक चीज और दे रखी है इसके बाद, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये तब तक बराबर नहीं है जब तक a बराबर b या a बराबर माइनस b ना हो। क्यों ऐसा है, जरा इस चीज को ध्यान से देखिए। अगर a बराबर b होगा, इसको रफ करे दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छी सी चीज दी है, यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं। जैसे ये कॉन्सेप्ट हमारे पास दे रखा था, a बटे b और b बटे a मौजूद है। अगर हमें दे दिया जाए पहली कंडीशन में a बराबर b, यानी a b के बराबर है, a b के बराबर है, तो हम क्या रखेंगे, a की जगह पर b रख दें या b की जगह पर a रख दें? तो हम b की जगह पर a रख देते हैं, और जब इधर a की जगह a बराबर b है तो इधर b तो a बराबर b होगा, यानी यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, b की जगह पर a रख देते हैं और बटे में a रख देते हैं। इधर भी ये किया, इधर भी b की जगह पे a और इधर b की जगह पे a, ये a से कट गया a और ये a से कट गया a, माने अब क्या हुआ, 1 1 आ गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी ये दोनों आपस में सिर्फ एक कंडीशन में बराबर हो सकते हैं। वैसे तो ये बराबर नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक कंडीशन में, अभी पहली कंडीशन ये है बराबर होने की कि जब a बराबर b हो तो ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। या तो दूसरी कंडीशन ये है कि a बराबर माइनस का b हो, a बराबर माइनस का b हो। आइए इसे रख के देखते हैं। इसमें a बराबर माइनस b रख देते हैं, माइनस b अपॉन b ये हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, b तो b ही था और a बराबर माइनस b हो गया। जब माइनस b को भाग देंगे, b कम b और b कम b, यानी -1/1 माने -1 इसका उत्तर आ गया, और एक ये भी कट गया और -1 अपॉन में आएगा, यानी -1। आपने जब पूर्णांकों का भाग सीखा था वहां पर इस चीज को सीखा था कि जब माइनस की संख्या विषम होती है तो उत्तर माइनस में ही आता है। तो यहाँ पर उत्तर माइनस में 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस सिर्फ 1 है। यहाँ पर उत्तर माइनस में क्यों आया, यहाँ पे माइनस सिर्फ 1 है, और इन दोनों का मान आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में भी a अपॉन b जो है वो बराबर हो गया b अपॉन a के। तो सिर्फ 2 केस ऐसे हैं जब ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, या मैं यूं कहूं कि a भाग b बराबर हो सकता है b भाग a के, जब क्या हो, जब या तो a बराबर b हो जाए या a बराबर माइनस b हो जाए। इन दोनों कंडीशन को बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि ये MCQs में आ सकती हैं, आपके बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो 5वां प्रश्न दिया, मतलब 5वां कॉन्सेप्ट दे रखा है, उसमें ये बता रहा है कि विभिन्न प्रकार के प्रगुणों को दिखा रहा है कि xy बराबर yx होता है। बिल्कुल सही बात है, मैं ये दिखाता हूँ, कुछ उदाहरण सहित आपको बताऊंगा जिससे आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। बेसिक्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है x इंटू वाई, एक्स वाई,
एक्स वाई का मतलब है एक्स गुणा वाई, ये बराबर है दे रखा होता है वाई एक्स, और यहाँ पर जो है ये क्रम में के नियम को फॉलो कर रहा है क्योंकि क्रम इनका बदल रहा है। कैसे फॉलो कर रहा है हम इसको कैसे पता लगाएं, हम x और y का कुछ मान लेके रख लें और हमें पता चल जाएगा कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं। जैसे हम x का मान लेते हैं 2 है मान, और y का मान लेते हैं 4 है, तो 4 और 2 की गुणा 8 होगी, और उधर पहले 4 रख देंगे अब की बार और बाद में 2 रख देंगे, 4 और 2 की गुणा भी 8 ही होगी, यानी इन दोनों का मान बराबर आ गया। मतलब ये पहला वाला जो है क्रम इनमें का नियम फॉलो हो रहा है और आसानी से ये चीज क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में। दूसरा जो रूल दे दिया है वो साहचर्य का प्रगुण दिया है। गुणनफल के लिए ये बातें हो रही हैं, गुणनफल के लिए, गुणनफल में ये सारे जो प्रगुण है वो लगाए जा रहे हैं। अब जो दूसरी बात है वो साहचर्य का प्रगुण है। साहचर्य का प्रगुण यानी क्या हो, संगत बदल दी जाए, संगत बदल दी जाए यानी एक्स वाई जेड इधर भी लिखा है और एक्स वाई जेड इधर भी लिखा है। एक्स वाई जेड का मतलब है एक्स गुणे वाई गुणे जेड और एक्स गुणे वाई गुणे जेड। पहले हम इन दो के बीच में ब्रैकेट कर लें और बाद में इन दो के बीच में ब्रैकेट लगा लें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे जरा मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा। जैसे एक्स वाई और ये यहाँ पर क्या हो गया गुणा जेड है और ये एक्स गुणा वाई जेड है। अब हम करेंगे क्या, फिर से तीनों की वैल्यू मान लें। मान लिया एक्स 1 है, वाई 2 है और जेड 3 है। बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक्स की जगह पर 1 रख दिया, वाई की जगह पर 2 रख दिया, इसको ब्रैकेट में बंद कर लिया और यहाँ पर 3 कर लिया। यहाँ पर भी यही किया, 1 अलग कर लिया और 2 एक ब्रैकेट में 2 गुणा 3 रख दिया। जब इनको पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 दूनी 2 आ जाएगा और गुणा में 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 गुणा, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 3 6 हो गया और ये 1 6 6 हो गया, यानी 6 बराबर 6 इसका फाइनल उत्तर आ गया। मतलब यहाँ पर कम इनमें साहचर्य का जो नियम है वो लागू हो रहा है। साहचर्य का नियम गुणनफल पे लागू हो रहा है बीजगणितीय अक्षर संख्याओं पर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा जो पार्ट है वो वितरण प्रगुण की बात कर रहा है, यानी योग पर गुणन का वितरण। योग पर गुणन का वितरण बहुत ही अच्छा पार्ट है ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे अब तक, अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को ध्यान से समझा होगा। एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से मैंने समझा रखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। x × y + z ये आपको दे रखा है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका वितरण करना है। वितरण में आपको पता है सबसे पहले ये इसके साथ जाएगा और फिर ये इसके साथ जाएगा, बीच में जो चिन्ह लगा है वो हम लगा देंगे। x को y से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x × y, ठीक है ना। फिर बीच में जो प्लस का साइन लगा है प्लस लगा देंगे, माइनस होता तो माइनस कर देते। अब यहाँ पर x × z हो जाएगा, x × z हो जाएगा। यहाँ पर x × y को हम क्या लिख सकते हैं, xy। अभी हमने देखा था कि बीच में साइन नहीं यानी गुणा है, और प्लस x × z है तो xz लिखा जा सकता है। इस तरीके से हमने इसका वितरण देखा। अभी इस पर आधारित कई सारे प्रश्नों को लगाएंगे, इससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इस पर आधारित आपको प्रयास कीजिए कि कुछ प्रश्न दे रखे हैं। जैसे पहला प्रश्न है अक्षर संख्या x और 7 का योगफल बताना है। क्या x और 7 को हम जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ उत्तर क्या आएगा, x + 7, क्योंकि इनको अल्टीमेट आंसर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसमें क्या है, कोई जो दोनों एक क्या है संख्या है और दूसरा क्या है अक्षर संख्या है, और दोनों अलग अलग परिवारों के हैं, जुड़ेंगे नहीं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 5 से y घटाने पर अंतर कितना होगा। 5 से यदि हम y घटाएंगे, 5 से यदि हम घटाएंगे y, 5 से घटा रहे हैं y, तो उत्तर सिर्फ इतना होगा इसका घटाना। अलग अलग परिवार, फाइनली यही आंसर आएगा। इसके बाद आता है ABC और D का योगफल बताइए। ABC यानी A × B × C, ABC और D इस तरीके से दिया गया। ABC और D का योग बताना है। ABC और D का योग क्या होगा बताइए मेरे प्यारे साथियों। ABC ऐसे ही लिखा रहेगा और D का योग करना है तो ABC + D इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये सारे ही अलग अलग परिवारों के हैं तो जुड़ेंगे तो है नहीं, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ABC अलग और बीच में प्लस लगा दिया और D, ये इनका योग हो गया। इसके बाद दिया गया है 0 × y का मान बताइए। शून्य की गुणा किसी भी संख्या के साथ कितना उत्तर होगा, हमेशा शून्य होगा, हमेशा शून्य होगा। इसके बाद अगला जो प्रयास कीजिए वाला प्रश्न, यदि x = 1 हो और y = 1 हो, यदि x = 1, यदि x = 1 और y = 1, तो xy का मान बताइए। xy का मान, xy क्या होगा। अब आपको पता है xy अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है x × y, यानी इन दोनों की गुणा करनी है और मान रख दीजिए। x की जगह पर 1 रख दीजिए, x की जगह पर 1 रख दिया, y की जगह पर 1 रख दिया, 1 एकम फाइनली कितना हो गया, 1 हो गया। बहुत ही आसान सा टॉपिक था, आसान सा समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और दे रखा है इसके बाद, x को 30 से विभाजित करने पर भागफल कितना होगा। आप आसानी से बता सकते हैं, x भाग 30 दिया गया है यानी x/30 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, और इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग फैमिलीज के दोनों ही एक संख्या है और एक अक्षर संख्या है। इसके बाद ये प्रयास कीजिए वाले प्रश्न हो गए। उदाहरण नंबर 3 और 4 आइए देखते हैं जरा ध्यान से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारी चीजों को आप नोट कर सकते हैं और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।
लेकिन बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने बेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आगे आने वाले सारे अलजेब्रा के क्वेश्चंस आप आसानी से उड़ा देंगे, और पेपर में भी आने वाले क्वेश्चंस को उड़ाने की मैं गारंटी लूंगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन वीडियोस को कायदे से देखिए, और इनमें लगवाए गए प्रत्येक उदाहरण, कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली के प्रश्नों को कम से कम 2 बार जरूर अटेम्प्ट करिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब तक ये नई चीजें क्लियर होंगी तब तक आप आगे के क्वेश्चन आसानी से नहीं लगा पाएंगे। मैं बिल्कुल ये बात सच्चाई में कह रहा हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 3 की बात आती है। तो एक संख्या x है और दूसरी संख्या 10, इनका योगफल कितना होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन, अभी आप बहुत बार लगा चुके हैं। उदाहरण नंबर 3, एक संख्या x है और दूसरी संख्या 10, इन दोनों का योगफल क्या? इनको जोड़ के कुछ फाइनल आंसर आएगा, बस इतना ही फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि अलग अलग फैमिली के दोनों सदस्य हैं। थ्योरेटिकल लिखा गया है, पहली संख्या x दूसरी संख्या 10, उसका कोई अर्थ नहीं है। आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए x और 10 सिर्फ x + 10 ही आंसर देंगे, इससे ज्यादा स्पष्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है, हानि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होती है। बिल्कुल सही है। हानि क्या हुई? आपने 10 रुपए की चीज खरीदी और 5 रुपए में बेच दी। 10 रुपए की चीज खरीदी और 5 रुपए में बेच दी। 10 रुपए की चीज खरीदी, 5 रुपए में बेच दी, तो ये क्या हो गया? हानि हो गई ना आपको। 5 रुपए की हानि हुई कि मोटरसाइकिल 50,000 की खरीदी और तुरंत हमने जैसे ही शोरूम से बाहर निकाला उसके रेट 25,000 हो गए या 40,000 हो गए, यानी हमें हानि हो रही है वहां पर। तो हानि क्या है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर होती है। बिल्कुल सही, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर होती है। अब यहाँ पर बताया गया है, इस कथन को मूल संख्याओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। बिल्कुल व्यक्त करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। हम क्या मान लेते हैं? सबसे पहले जैसे हमने एक सूत्र बना लिया, हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो तो हानि आ जाएगी, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो तो हानि आ जाएगी। यानी यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? क्रय मूल्य बड़ा होता है किससे? विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य बड़ा होता है किससे? विक्रय मूल्य से। तभी तो क्रय में से विक्रय घटेगा, जब क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। आइए देखते हैं, हम मान लेते हैं कि होने वाली हानि क्या है? L। होने वाली हानि क्या है? L। होने वाली हानि क्या है? L। हम इसे मान लेते हैं होने वाली हानि L है। L का मतलब हो गया लॉस, ये L रुपीस हो गई। और क्रय मूल्य को मान लेते हैं, क्रय मूल्य को क्या मान लेते हैं? एक सेलिंग प्राइस होता है और दूसरा होता है कि मतलब आपने कितने रुपए में चीज को खरीदा, यानी कह सकते हैं कुछ भी आप यहाँ पर इसे मानना चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्रय मूल्य को x मान लीजिए और विक्रय मूल्य को y मान लीजिए, और लेकिन आप ये बात याद रखिए, चूंकि हानि हो रही है इसलिए क्रय मूल्य हमारा जो है वो बड़ा होगा किससे? विक्रय मूल्य से। यानी x रुपए बड़ा होगा y रुपए से, तो x में से y घट जाएगा, x माइनस y, ये क्या होगा? L = x - y। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यही हानि को प्रदर्शित करने का सूत्र हो जाएगा। बिल्कुल सीधा सीधा। वैसे हानि को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जब अक्षरों के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे तो ये हो जाएगा। ये आपका चौथा उदाहरण आ गया। चौथे उदाहरण के बाद हम बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास आपका 5 भी है, इसमें आपके कुल मिला के 9 प्रश्न हैं। 9 प्रश्नों में आपको बहुत ही आसानी से, कुछ प्रश्न तो आसानी से लगा लेंगे। जैसे 5 भी आप जैसे ही शुरू करेंगे, उसमें पहला क्वेश्चन है, उसमें कुछ शब्द दिए हैं, उनको आपको बदलना है, किसमें? बीजगणितीय रूप में लिखना है। जैसे पहले का पहला पार्ट है 6 और x का योगफल, इसे आप बिना सॉल्व किए लगा सकते हैं। 6 + x इसका योगफल होगा। दूसरा है x में से 7 घटाने पर शेष कितना बचेगा? x में से 7 घटा देंगे जब आप, तो x - 7 शेष बचेगा। शेष बचने का मतलब क्या? आपका फाइनल उत्तर क्या आया ना? जैसे आपके पास 10 रुपए थे, आपने 5 रुपए किसी दूसरे साथी को दे दिए, तो आपके पास शेष कितने बचे? 5 रुपए। 5 रुपए कैसे पता चला? 10 जो टोटल थे उसमें से क्या किया? जितने रुपए दिए उन्हें घटा दिया, यानी 5 रुपए बचे। अब आपके पास x बता रहा है, x है और x में से 7 को घटाना है। x में से 7 घटाएंगे, x - 7 बचेगा, शेष तो यही बचेगा ना। x में से 7 घटने के बाद शेष क्या बचा? x - 7। इसके बाद जो अगला पार्ट है इसका, x को 5 से गुणा, बहुत आसान है। x को 5 से गुणा करना है, x को 5 से गुणा यानी x × 5, या इसे 5x लिखा जा सकता है, क्योंकि गुणे में क्रम विनिमय का नियम फॉलो होता है। x × 5 ही बराबर होगा 5 × x के, तो ये 5x भी हो सकता है। इस तरीके से हम अगला पार्ट देखते हैं, इसका x का 1/3। अच्छा है, ये पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। इसका x का 1/3। आप अभी बॉड मास को मैंने जब पढ़ाया है तो वहां पर आपने का के बारे में पढ़ा। सबसे पहले क्या होता है बॉड मास में? ऑफ या का को हम सॉल्व करते हैं। का अर्थ होता है गुणा। तो x का कह रहा है x का 1/3, x का 1/3। बढ़िया क्वेश्चन है। आखिरी पार्ट है आसान, लेकिन थोड़ा देर समझ लीजिएगा। का मतलब हो गया गुणा, 1/3 का मतलब हो गया 1/3 या 1/3 1/3। तो इसको अगर गुणा कर देंगे तो ऊपर की गुणा हो जाती है, और जब x के बटे में कुछ नहीं मतलब 1 होता है। जब किसी के बटे में कुछ नहीं होता, जैसे ये 2 लिखा हुआ है, अगर हमें इसे भिन्न बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? जब 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं। ये -4 फाइनली लिखा हुआ है, मतलब खाली -4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है -4/1। जब बटे में कुछ नहीं यानी 1 बटे में।
और यहाँ पर भी क्या है, x बटे 1 था तो ऊपर ऊपर की गुणा यानी x गुणा 1 हो जाएगा और नीचे नीचे की गुणा। भिन्नों की गुणा ऐसे ही करते हैं, ऊपर ऊपर की गुणा और नीचे नीचे की गुणा। यहाँ पर x गुणा 1 का मतलब x हो गया और 1 गुणा 3 का मतलब 3 हो गया। ये x बटा 3 इसका फाइनल आंसर हो गया। यही x का 1/3 है, माने तीसरा हिस्सा x का तीसरा हिस्सा, x का तीसरा हिस्सा। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है वो आपको बता रहा है निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, कॉमा बीजों और मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त करना है। आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। जैसे पहला पार्ट है इसका, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हमें करना क्या है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम पहले वृत्त तो हमें दे ही रखा है, इस किताबी में आप इसे मान सकते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, केंद्र से ये होता है जहां से वृत्त खींचा जाता है, प्रकार को रख के जहां से आप खींचते हैं उस बिंदु को कहते हैं केंद्र। यहाँ से समझ लीजिए इसके बारे में, उस बिंदु को कहा जाता है केंद्र। इसके चारों तरफ जो ये लाइन खिंचती है, यानी जो आप इसको बाउंड्री बनाते हैं, जो सीमा बनती है, इस सीमा को हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। परिधि माने सर्कमफ्रेंस, इंग्लिश में कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। आगे आके आपको ये चीजें मिलेंगी, सर्कमफ्रेंस या परिधि। ये हो गया केंद्र, या दूसरी भाषा में इंग्लिश में कहें तो ये सेंटर कहलाता है। और केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये पूरी परिधि है ना, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या। त्रिज्या इज नोन एज रेडियस इन इंग्लिश। त्रिज्या इज नोन एज रेडियस इन इंग्लिश। लेकिन अगर हम बात करें परिधि से परिधि तक की दूरी, वो भी केंद्र से होते हुए, परिधि से परिधि तक की दूरी कहाँ से होते हुए, केंद्र से। परिधि से परिधि तक की दूरी केंद्र से होते हुए, परिधि से परिधि तक की दूरी केंद्र से होते हुए कहलाती है व्यास। व्यास को हम कहते हैं डायामीटर। डायामीटर डायामीटर डायामीटर, ये जो व्यास होता है बताया। अब देखिए इसमें जो आपका पहला पार्ट बताया गया है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हम पहला पार्ट लिखते हैं, वृत्त का व्यास, व्यास त्रिज्या का 2 गुना। अब अभी तो हमें इसकी त्रिज्या पता नहीं है कितनी होगी, लेकिन हम एक बेसिक संकल्पना विकसित कर सकते हैं कि व्यास जो है वो 2 गुना है। 2 गुना का मतलब 2 गुणा है किसका, त्रिज्या का। व्यास 2 गुना है त्रिज्या का, तो हमने इस टाइप से लिख लिया इसे। अब हमें बताया गया है कि इसे बीजगणितीय अक्षर संख्याओं का व्यक्त करके, उसका प्रयोग करके और मूल संख्याओं का यूज करके और संख्याओं का यूज करके दिखाना है। तो अभी हम यहाँ पर ये जो लिखी हुई चीजें हैं, माने भाषा में लिखी हुई शब्द है, उनको हटाना है और यहाँ पर क्या लाने हैं, सारे या तो शब्द लाने, या तो संख्याएं लानी है, या तो मूल संख्याएं लानी है, या तो अक्षर संख्याएं लानी है। तो हम व्यास को डिनोट कर लेते हैं डी से। डायमीटर है ना, तो डी से डिनोट कर लेते हैं, डायमीटर को डी से डिनोट कर लेते हैं और बराबर के बीच में बराबर का साइन लगाते हैं, 2 की जगह 2 लिखते हैं, गुणे की जगह गुणा, और त्रिज्या रेडियस है तो इसे हम आर से डिनोट कर लेते हैं। ये आपका व्यास का फॉर्मूला बन के आ जाता है और उस रूप में व्यक्त हो जाता है जैसा प्रश्न में पूछा गया है। इसके बाद हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसी प्रश्न का, बहुत ही आसानी से समझिएगा। दूसरा पार्ट जो है वो वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग का परिमाप। अब आते हैं वर्ग पर, थोड़ी बातें वर्ग के बारे में भी जान लीजिए यहीं पर। वर्ग जो है वो एक चतुर्भुज होता है, यानी 4 भुजाओं वाला एक फिगर होता है, रचना होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई समान होती है। चारों भुजाओं की लंबाई समान और सारे कोण 90 डिग्री होते हैं। सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, सारे कोण 90 डिग्री के, और सारी भुजाओं की लंबाई एक समान होती है। आइए मेरे प्यारे साथियों जानते हैं, इसमें कह रहा है कि वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप। अब यहाँ पर बात परिमाप की हो रही है, बिल्कुल वैसे ही परिमाप क्या होता है जरा इस चीज को समझिए। जैसे वृत्त की बाउंड्री थी उसे हम परिधि कहते थे, वैसे ही जो वर्ग की बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरी बाउंड्री, इसको हम कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं, परिमाप। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पेरीमीटर। इंग्लिश में कहा जाता है पेरीमीटर, परिमाप या पेरीमीटर। आइए देखते हैं, जैसा इन्होंने बताया है वैसा काम करते हैं। परिमाप जो बताया है वो बताया है कि वर्ग की भुजा का 4 गुना होता है। वर्ग की भुजा का 4 गुना होता है, हमने लिख दिया। अब हम क्या करें, बस एक बेसिक संकल्पना डेवलप कर लें। जैसे ये पेरीमीटर दिया गया तो परिमाप को हम किस रूप से रिप्रेजेंट कर लें, पी से, कि मान लिया परिमाप क्या है, पी है, और 4 की जगह 4, गुणे की जगह गुणा, और भुजा को ही मान लें। हमने मान लिया वर्ग की भुजा x है, अगर एक भुजा x है तो सारी भुजाएं बराबर है, सभी x हो जाएंगी। तो यहाँ पे 4 है, गुणा भुजा की जगह क्या, भुजा x मान ली तो ये x हो जाएगा। इसलिए इसका फॉर्मूला बन के क्या आ गया, जिस प्रकार से प्रश्न में पूछा गया कि इसमें या तो संख्या का प्रयोग हो, या तो अक्षर संख्याओं का प्रयोग हो, या तो सिर्फ और क्या हो, मूल संख्याओं का प्रयोग हो।
और मूल संख्याओं का प्रयोग हो। इनके आधार पर इन प्रश्नों को बनाइए। तो उनको हमने हल कर दिया। यहाँ से आपको कुछ अन्य जानकारियां भी मिली। इसके बाद हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट भी अच्छा है, उसको भी आप ध्यान से समझिए और उसमें भी आपको कई रोचक चीजें जानने को मिलेंगी। तीसरा जो पार्ट है उसमें कह रहा है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। आइए आयत के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। जैसे ये आयत बना हुआ है, वर्ग में क्या होता था, चारों भुजाएं समान होती थी और सारे कोण 90 डिग्री के होते थे। तो सारे कोण 90 डिग्री के आयत में भी हो जाएंगे। 90 डिग्री यानी समकोण होते हैं सभी कोण। लेकिन इसमें एक चीज बदल जाती है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। यानी लंबाई इसकी अलग होगी, लंबाई इसकी अलग होगी और चौड़ाई अलग होगी। हम मान लेते हैं यहाँ पर L और B तो है ही, हम मान लेते हैं लंबाई x है और चौड़ाई है y। लंबाई x है, ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई है और चौड़ाई है y। अब जितनी चौड़ाई ये है, ये इसके बराबर है तो ये भी y हो जाएगी। ये लंबाई x है तो ये इसके बराबर है, ये भी x हो जाएगी। अब जो प्रश्न में कह रहा है उस पर आते हैं थर्ड पार्ट में। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। आयत का क्षेत्रफल, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए अभी तक आपने देखा जो बाउंड्री थी वो पेरीमीटर था या परिमाप था। इस बाउंड्री के अंदर मौजूद जितना भी इलाका है, इस बाउंड्री के अंदर मौजूद जितना भी इलाका है, ये सब इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ये सब इसका क्या है, क्षेत्रफल है। जैसे आपके प्लॉट की नींव भर दी जाए, उसके बीच में जो मौजूद एरिया है वो क्या है, उसका क्षेत्रफल है। और आयत का क्षेत्रफल बताया गया है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है हमें किस रूप में, बीजगणितीय रूप में। तो हम क्षेत्रफल एरिया को कहते हैं, इसलिए इसे ए से डिनोट कर लेते हैं। मान लिया क्षेत्रफल ए है, बराबर लगा दिया, लंबाई हमने एक्स मान ली, लंबाई की जगह एक्स लिख दिया, बीच में गुणा लगा दिया, गुणा लगा था और फिर चौड़ाई की जगह वाई लिख दिया। इसको रिप्रेजेंट करने का बीजगणित के रूप में ये बिल्कुल आसान और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका है। ए बराबर एक्स इंटू वाई। यहाँ से इन फॉर्मूलाज को भी याद कर सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुणा भुजा होता है और जो वृत्त का व्यास होता है वो 2 गुणे त्रिज्या होता है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे पार्ट की। चौथे पार्ट में बिल्कुल जैसे हमने हानि के बारे में पढ़ा था, वैसे यहाँ पर लाभ दिया है। लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो। यानी हम कोई चीज को 50 रुपए में खरीदें और उसी चीज को हम अपने ग्राहक को 100 रुपए में बेच दें तो हमें 50 रुपए का लाभ होगा। मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा हो, यानी लाभ किसका किसका अंतर होगा, लाभ होगा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर, यहाँ पर ज्यादा क्या होगा, लाभ में विक्रय मूल्य ज्यादा होगा खरीदे हुए मूल्य या क्रय से, क्रय मूल्य से। तो यहाँ पर लाभ जो है वो प्रॉफिट होता है, इसे पी से डिनोट कर देते हैं, और विक्रय मूल्य जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस, इसलिए इसे एस से डिनोट कर देते हैं। क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट यानी जितने रुपए की चीज हमें पड़ी वो ये होता है। तो इस प्रकार से इसको फॉर्मूले में डिनोट किया जा सकता है। ये हो गया चौथा पार्ट आपका दूसरे वाले क्वेश्चन का। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे का पहला है, एक टोकरी में 50 आम है और दूसरी टोकरी में 100 आम है। पहली टोकरी से दूसरी टोकरी में कितने आम अधिक है? मेरे प्यारे साथियों, अधिक या कम, अधिक या कम जहां पर भी पूछा जाए वहां पर एक सीधा फंडा है, अंतर। मोर और लेस, मोर और लेस हमेशा रिप्रेजेंट करता है क्या, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब हो गया अंतर या घटाना, अंतर या घटाना। जहां पर भी पूछे तुरंत घटाना लगाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। तीसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट में आपसे कहा गया है क्या, कि एक टोकरी में 50 आम है, 50 आम है और दूसरी टोकरी में है 100 आम। तो पूछ रहा है पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक आम है। कितने अधिक आम है, पहली टोकरी में कितने आम थे 50, दूसरी टोकरी में कितने हैं x। तो जब ज्यादा पूछ रहा है, पहली टोकरी में ज्यादा है ना, तो पहली टोकरी वाले आम बड़े होंगे, यानी पहली टोकरी में मौजूद आमों की संख्या दूसरी टोकरी में मौजूद आमों की संख्या से अधिक होगी। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटाते हैं। जिसमें ज्यादा है उसे पहले रखेंगे, जिसमें बाद कम है उसमें उसे बाद में रखेंगे। तो ये क्या हो गया, अंतर कर दिया 50 माइनस एक्स, यानी ये जो पहली टोकरी में मौजूद आम है वो इतने अधिक है, 50 माइनस एक्स अधिक है। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो यहीं पर से रोक देंगे। जो दूसरा पार्ट है तीसरे का वो देखते हैं। तीसरे के बी पार्ट में आपको दिया गया है, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिनमें से x छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए। तो स्वस्थ छात्र कितने हैं, माने टोटल कितने छात्र थे 100, इनमें से x तो बीमार हो गए, यानी x क्या हो गया, इनमें से बीमार होने का मतलब है कि स्कूल नहीं है और घट गए यानी कि माइनस हो गए। अब कुल मिला के छात्र कितने बचे, 100 माइनस x बच गए। कितने बच गए, 100 माइनस x बच गए। आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं कि 100 छात्र विद्यालय में थे,
x बीमार हो गए, तो यानी कि अब बचेंगे कितने, 100 में से x को घटा दिया जाए, 100 में से x को घटा दिया जाए, यानी अब शेष बचने वाले छात्र बचे 100 माइनस x। अब जो सी पार्ट है, सी पार्ट हम देखते हैं, सी पार्ट आएगा, सी पार्ट इसमें है ही नहीं, सॉरी। अब चौथा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, जरा उस पर देखते हैं उसमें क्या चीज दे रखी है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चौथे प्रश्न में चित्र दिया गया है, आयत दिया गया है, आयत का परिमाप लिखना है, आयत दिया गया है, आयत का परिमाप लिखना है। अभी हमें ये मान के चलना है कि हमें आयत के परिमाप का सूत्र नहीं पता है, सूत्र नहीं पता है, हालांकि हमें पता है, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे कि हमें सूत्र नहीं पता है। तो जब हमें सूत्र नहीं पता है तो हम परिमाप को किस प्रकार से निकालते हैं, मैं आपको ये बात बताऊंगा। ये भी x हो जाएगा क्योंकि आमने सामने की बजाय आयत में बराबर होती है। परिमाप किस प्रकार से निकालेंगे, मान लिया कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है, पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर आगे खत्म हो जाएगा। माने उसने पहली बार में दूरी चली x, दूसरी बार में दूरी चली y, तीसरे पद में दूरी चली x और चौथे पद में दूरी चली y। अब मेरे प्यारे साथियों, जुड़ता कौन है, जो एक फैमिली का होता है, एक फैमिली वाला जुड़ेगा, यानी x x जुड़ जाएंगे, यानी x का मतलब क्या है 1x। अभी मैंने आपको बताया 1x ये हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे 1y हो जाएगा 2y। अब इन दोनों को हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों में दो कॉमन है, इन दोनों में दो कॉमन है, दो को बाहर निकाल सकते हैं, 2 इंटू x प्लस वाई ब्रैकेट में कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये चौथा पार्ट आपने खत्म कर लिया क्वेश्चन को। अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।